तो भाई हम पिछली बार पढ़ाया था ना थर्मोडायनेमिक्स का, वही चालू करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बता देना दिख जाते। दिख रही है स्क्रीन? हम्म। दिख रही है। ठीक। तो राम का नाम लेकर चालू करते हैं काम को। तो इसमें ना मैं एक घंटे की, 1 घंटे या सवा 1 घंटा सवा की हम रखेंगे मीटिंग। ठीक है। तो हमारे पास पहला टॉपिक आ जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की पर मोल, या मोलर हीट कैपेसिटी से पहले मैं बताता हूँ हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है। पहले हीट कैपेसिटी बताता हूँ। तो मैं ही बताता हूँ। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है हमारे पास ए, उस ए सब्सटेंस की जो हमें टेम्परेचर है, ए सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। ठीक है। समझ में आ गई यार? ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, इसे क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। ठीक है। तो ये था सिर्फ हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है एक्सटेंसिव। लेकिन अब अगर उसमें हम हीट कैपेसिटी में डाल दे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब है कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रेज 1 केल्विन ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। बात आगे समझ में? ठीक है। ठीक है। बोलो हाँ या ना, बोलो। आगे ना बात समझ में? कहीं मैं आगे बढ़ता जाऊँ तो समझ में ना आए। अब आती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है देखो, मोलर का मतलब मोल्स के हिसाब से होता है। मोलर का मतलब क्या होता है भाई? मोल्स के हिसाब से, कि पर मोल। इसको मोलर कहते हैं। स्पेसिफिक जहाँ पे भी वर्ड आ गया, वहां पे आ जाता है केमिस्ट्री में पर ग्राम। क्या आ जाता है? पर ग्राम। ठीक है। मान लो, अरे यार क्या हो रहा है इसमें? स्पेसिफिक आते हैं हमारे पास आ जाता है पर ग्राम। ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है ए, हमारे पास सब्सटेंस है ए। ठीक है। तो उस ए सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर पर ग्राम बढ़ाने के लिए जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर वापस। अब ये तो हमने पढ़ लिए हीट और स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बारी आई हमारी मोलर हीट कैपेसिटी के दो टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी के दो टाइप में पहले तो हमारे पास आता है, एक आता है सीवी और एक आता है सीपी। सीवी क्या होता है?
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट सीवी, मतलब वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीवी। क्या कहते हैं हम इसे? सीवी। और मोलर हीट कैपेसिटी, हीट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब ऑफ सब्सटेंस विद कांस्टेंट प्रेशर, इसे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं इसके फॉर्मूले? एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है सी पी इज इक्वल टू क्यू बाय एन डी टी, और एक होता है सी पी इज इक्वल टू क्यू बाय एम डी टी। ये फॉर्मूले होते हैं, सेम सही है। ठीक है, इनका प्रूफ भी आएगा आगे। ठीक है, तो हम पहले क्या फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं? हम पहले फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं डी एच इज इक्वल टू क्यू पी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसे इसका डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन मैं बता देता हूँ। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है। ठीक है फिर हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे हमारे पास डी एच आ गया, यहाँ पे हमारे पास डी ई आ गया। और मल्टीप्लीकेशन रूल तो पता है, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है पता है सबको? ये बताऊं? मल्टीप्लीकेशन रूल पता है सबको? पता है। यार हाँ या नहीं बोल रहे? पता है ना? मैं मान के चल रहा हूँ पता है, तुम्हें पता ही होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ v और p को p मल्टीप्लीकेशन में, और डिफरेंशिएशन ऑफ p और v मल्टीप्लीकेशन में, ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, dh को ऐसे ही रहने दिया, और हमारे पास pdv। और w का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला एक ये भी होता है जो कि याद रखना है, pdv माइनस का। तो माइनस का पीडीवी आ गया यहाँ, और प्लस का पीडीवी कैंसल, और यहाँ पे वीडीपी था ही। तो क्यू प्लस वीडीपी क्या हो गया? डीएच। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास डीएच इज इक्वल टू क्यूपी आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर आएगा, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी जीरो हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर। तो ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास आया डेल ई, चेंज इन एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये तो फर्स्ट लॉ है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, हर डेरिवेशन में सबसे पहले फर्स्ट लॉ का काम होगा, ये बात ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ यूज होगा हर डेरिवेशन में। फर्स्ट लॉ की हर जगह यूज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू मैंने पीछे बताया था, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है माइनस पीडीवी। माइनस पीडीवी पुट कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पीडीवी जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पीडीवी जीरो। तो हमारे पास डेल ई इज इक्वल टू क्यू भी आ गया। ये भी डेरिवेशन सिंपल थी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर किसी दिक्कत हो तो अभी बोल देना। ठीक है, अब हम आते हैं, एक और डेरिवेशन है। चलो इसे हम करेंगे बाद में, इससे पहले एक और टॉपिक है। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस। चार टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़वा दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में क्या है? शॉर्ट में सिंपल सी चीज है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोबारिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में डेल यू जीरो, डेल यू जीरो मतलब एनर्जी का एक्सचेंज जीरो। और एडियाबैटिक में तुम्हें पता है हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो क्यू इक्वल टू
जीरो। बात आगे समझ में? हाँ भाई। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ ढंग से इन प्रोसेसों को। तो अब क्या है, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? दोज रिएक्शन विच आर टेकन विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या कह रहा है? ये बस सिंपल सी बात कह रहा है कि जितना जो भी हमारा प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को होते होते हमारे पास जो चेंज इन हीट, जो चेंज इन टेम्परेचर, हीट नहीं, चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहेगा, वो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास है आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ये क्वेश्चन है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में डेल ई, डेल एच और डेल टी की वैल्यू बतानी है, क्यू और डेल डब्ल्यू की भी। अब ध्यान से सुनो। इसमें क्या दे रखा है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ? बाहर से कोई प्रेशर नहीं है, बाहर से प्रेशर नहीं है, तो वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन जीरो हो गया, डेल नहीं आएगा यार, वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। आइसोथर्मल का टेम्परेचर का मतलब, इसका मतलब टेम्परेचर का जो चेंज है वो भी जीरो। जब टेम्परेचर ही जीरो हो गया, वर्क डन भी जीरो हो गया, क्यू भी जीरो है, तो हमारे पास डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, इसका मतलब कि क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो, तो डेल ई भी हमारा क्या आ गया? डेल ई भी हमारा आ गया जीरो। बात आगे समझ में? और जब डेल ई जीरो है, तो डेल एच तो जीरो होएगा ही, एंथैल्पी चेंज। ठीक है। अरे कुछ हाँ ना बोलो तो यार। हाँ हाँ भाई ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब ये क्या चीज है? अब ये कुछ भी नहीं है, इसका बस इतना कहना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें वेपराइजेशन ऑफ वाटर हुआ है। तो भाई एक बात बताओ, जब वेपराइजेशन ऑफ वाटर हुआ है, तो वर्क डन तो होएगा। वर्क डन होएगा, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात, और डेल ई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। डेल टी जीरो क्यों है? डेल टी जीरो इसलिए है क्योंकि ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस अभी बताया था, डेल टी जीरो होता है, चेंज इन एंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो। बात आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। भाई कोई डाउट हो तो बोल देना, पहले कभी चुप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछो खूब। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? दोज प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, देन प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक। जैसे कि हमारे पास कोई भी अगर वेसल है, उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है और हमने ऊपर लगा रखी है कॉर्क, इमूवेबल, तो उसका प्रेशर चेंज नहीं हो सकता। जब प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, तो डेल पी जीरो। डेल पी जीरो का मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस। बात आगे समझ में? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस भी सिंपल है। द प्रोसेस, दोज प्रोसेसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस कॉल्ड आइसोकोरिक। सिंपल सी बात है। मान लो हमारे पास है एक थर्मल फ्लास्क। हमारे पास क्या है? एक थर्मल फ्लास्क। फ्लास्क ही लिख देता हूँ। इसमें हमारे पास वाटर बाहर नहीं जाएगा, मतलब कि उसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल वी जीरो, डेल वी जीरो, तो कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोकोरिक। बात आगे समझ में? ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? दोज प्रोसेस इन विच चेंज इन हीट विद आउटसाइड इज जीरो आर कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। तो इसमें Q इक्वल टू जीरो आ जाएगा। बात आगे समझ में?
ठीक है। अब हमें दे रखा है एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस है उसका फ्री एक्सपेंशन कराया गया है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। सबसे पहले तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जीरो। ठीक है। फ्री एक्सपेंशन है। ठीक है, हाँ। कौन है? कुछ दिक्कत? नहीं। नहीं। ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो, क्यू जीरो, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों जीरो, तो डेल ई भी जीरो। जब डेल ई जीरो है हमारे पास, फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल टी जीरो, डेल एच जीरो। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? ठीक है। आ गई। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, नोट पॉइंट बहुत ज्यादा। द टेम्परेचर आफ्टर वर्क डन is less than the temperature at starting point in adiabatic process। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझाता हूँ। हम्म, मान लो हमारे पास कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी क्या बात कह रहा है, जो वर्क डन होगा ना इसमें, ठीक है, जो टेम्परेचर रहेगा वर्क डन होने के बाद, वो वर्क डन से जो पहले होगा ना, वर्क डन एट स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा लेसर देन द टेम्परेचर आफ्टर वर्क। बात याद रहेगी? रीजन बताऊं या पता है रीजन? पता है रीजन, बताऊं? बता दे। बता दे। बताऊं? ठीक है भाई, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा था, ध्यान समझना। ये एक हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर कुछ भी वर्क डन हो रहा है। रुक जाओ, कंटेनर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ओपन कंटेनर नहीं रख सकते, तो मैं क्लोज बना के दिखाता हूँ। तो क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, ठीक है। ये क्या है, क्लोज कंटेनर। मान लो इसके अंदर कुछ भी प्रोसेस चल रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब हमने इसमें वर्क डन किया, ठीक है। अब बाहर से कोई एनर्जी आ रही है क्या, एनर्जी या हीट कोई दे रहे हैं हमें से बाहर से, नहीं दे रहे? दे रहे हैं, नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। तो इसका मतलब कि जो भी वर्क डन होगा वो कहाँ से आएगी एनर्जी उस वर्क डन के लिए, अंदर से। सिस्टम पे से ही तो आएगी, अंदर से आएगी। तो पहले इसकी मान लो एनर्जी कुछ थी, एक्स एनर्जी थी, तो एक्स एनर्जी पे इसका जो भी हमारा टेम्परेचर रहेगा, एनर्जी रहेगी, वो ज्यादा ही तो होगी किस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना भाई? हम्म। तुमने खाना, जैसे मान लो तुमने खाना नहीं खाया, या तुमने खाना नहीं खाया और तुमसे काम कराए जा रहे हैं, तो तुम्हारी कोई एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी ना। पहले ज्यादा थी और फिर क्या हो जाएगी, मान ले पहले ए थी, तो उसके बाद कुछ ए में से माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसी वजह से इधर भी पहले एक्स थी, तो एक्स में से मान लो वाई खर्च हो गई, तो हमारे पास जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा, उस प्रोसेस के बाद हमारी हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो कम होएगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग पॉइंट। बात आ गई समझ में? आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा हो चुका है। इसके बाद हमने देख, रीजन इसमें लिखा ही हुआ है वैसे,
बिकॉज द सिस्टम इज डूइंग वर्क विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, तो कूलिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ तो कूलिंग ही तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, देखो ये वाला ग्राफ है, सीधा जा रहा, आइसोबारिक ग्राफ होगा, आइसोबारिक ग्राफ क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट है, कोई बताएगा मुझे? इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इसमें, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, आया कुछ याद? प्रेशर है। हम्म। हाँ प्रेशर हाँ है। ठीक, ठीक है। इसमें वॉल्यूम है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक स्लोप ऐसे है और एक स्लोप है ऐसे, जिसमें ढलान ज्यादा, ढलान मतलब स्लोप, ढलान मतलब स्लोप, जिसका भी ढलान ज्यादा वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसकी ढलान कम वो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात याद रहेगी हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसी एमसीक्यू आते हैं, तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, T1 ग्रेटर टू T2, T2 ग्रेटर टू T3, T1 इज इक्वल टू T3। अब ध्यान से देखो, T2 और T3, इनमें से आइसोथर्मल कौन सा है? T2। जब T2 आइसोथर्मल है, तो एक बात बताओ, जब टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं है, तो T2 किससे ग्रेटर होगा? T3 से। बात आगे समझ में? ठीक है, दोबारा, ठीक है। एक बारी दोबारा बता दो। अब ये सारे प्रोसेसेस समझ में आ गए, किसी प्रोसेस में डाउट तो नहीं है? फिर मैं अब एक डेरिवेशन करा रहा हूँ। सारांश हम्म। दोबारा बता दे। क्या बताऊं, बताओ। ये ग्राफ, ये क्वेश्चन अभी, हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछोगे, डाउट सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं क्या कह रहा था, मैं सिंपल कह रहा था, ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ, ये ग्राफ है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हमारा आइसो बारिक, ये हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमारा आइसोकोरिक, जिसमें हमारे पास स्लोप ज्यादा है, इस वाले में स्लोप ज्यादा है। रुक जाओ, एक काम करता हूँ, इस वाले में हमारे पास स्लोप ज्यादा है कि नहीं है? मैंने क्या कहा था, जिसकी ढलान ज्यादा, अरे जिसकी, अरे यार ढलान लिखना भूल गया मैं, इंग्लिश में लिख देता हूँ, जिसकी ढलान ज्यादा, उसका स्लोप भी क्या होता है? ज्यादा ही होता है। क्या यह बात समझ में आई नहीं आई? जिसकी ढलान ज्यादा, मान लो, ठीक है, इसकी ढलान ज्यादा, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ये मैं तुम्हें अभी प्रूव करके दिखाऊंगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो ये हमारा आइसोथर्मल। अब एक बात बताओ, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट रहता है? क्या कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसका टेम्परेचर कहीं बाहर जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। इसका मतलब, जो ये T3, ये T2 है, ये किससे ग्रेटर होगा? T3 से। बात आगे समझ में? हाँ जी आ गया। अब क्लियर ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं डेरिवेशन लेके चलता हूँ कुछ, शुरुआत की। पहले मैंने तो प्रोसेस करा दिए, क्योंकि प्रोसेस आसान भी थे और समझने जरूरी भी थे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस ही है, ये भी जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना।
तो हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स यहाँ। भेजते ना ग्रुप पे। हाँ मैं भेजूंगा स्लाइड। ओके। ठीक। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है। रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी ऊपर बताए थे नहीं बताए थे। सीपी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, ये याद रखना है। ठीक है। इसका मतलब पीवी क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सबको पता होगी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वैसे हमने पीवी की जगह एनआरटी लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है। डीएच बाय डी टी सीपी होता है, डीई बाय डी टी सीवी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और एनआर कांस्टेंट है, नहीं, रुक जाओ, ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी डी ओवर डी टी क्या होता है, 1, तो यहाँ पे एनआर आ 1। गया। तो सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर, तो आर इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। ये हमारा एक बहुत जरूरी रिलेशन आ गया, इसे कहते हैं मेयर्स रिलेशन, या ठीक है। अब अब एक रेशियो होता है, जिस रेशियो से हम बहुत चीजें पहचान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत चीजें पहचान सकते हैं। तो हमारे पास वो रेशियो होता है गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, जिसे हम कहते हैं पॉइजंस रेशियो। ठीक है। क्या कहते हैं, पॉइजंस रेशियो। ठीक है। पॉइजंस रेशियो कहते हैं। ठीक है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, ये अब हमें ना इनकी वैल्यूज याद रखनी है, ताकि क्वेश्चन करते वक्त हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाए। तो क्या होता है, अब मोनोएटॉमिक सबको पता है, मोनोएटॉमिक जिसका एक ही एटम हो, तो एक एटम कह रहा हूँ, एक ही न्यूक्लियस हो। मान लो नियॉन, नियॉन नोबल गैस है, किसी के साथ नहीं बनाती कंपाउंड। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ये सारी क्या गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, अलग रहती हैं। तो इनका एटम, इनका जो न्यूक्लियस है एक है, तो ये मोनोएटॉमिक हुई। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए जो हमारे पास गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1.67। डायाटॉमिक के लिए 1.4 होती है, डायाटॉमिक जैसे O2 F2 Cl2 N2। और पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, कितने भी, उसके लिए 1.33 होती है। किसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। बात आ गई समझ में। जी। ठीक है। अब भाई इसका प्रूफ, प्रूफ दो भाई हमें, हम ऐसे नहीं मानते, मगर प्रूफ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रूफ देने ही तो बैठे हैं हम उस चीज के लिए, और क्यों बैठे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये है फर्स्ट लॉ। मैंने क्या बताया था कि डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा सब डेरिवेशन में सबसे पहले, जो कि किसके अकॉर्डिंग होता है, जो कि होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो, डेली का फॉर्मूला बताया था सर ने, एक एनसीवी डी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एनसीवी डी इक्वल टू 0 - 0 क्यू, क्यू हुआ क्योंकि हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये सब। ठीक है। क्यू प्लस पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल डीवी किसका फॉर्मूला होता है, सबको पता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है डब्ल्यू का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ये सबको पता, ये आगे दिखाएंगे, आगे प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ये याद रखना है फिलहाल के लिए। और गामा की वैल्यू होती है सीपी अपॉन सीवी, जो पीछे बताया था, गामा की वैल्यू क्या होती है, सीपी अपॉन सीवी। अब ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया सीवी से बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी इक्वल टू आर अपॉन सीवी। सीपी अपॉन सीवी क्या होता है, इस इक्वेशन से देखो, गामा होता है, गामा। गामा लिख दिया। ठीक है। हमने क्या लिख दिया, गामा लिख दिया। उसके बाद -1 आया, सीपी बाय सीपी, सीवी बाय सीवी 1 इक्वल टू आर बाय सीवी।
तो यहाँ से हमारे पास जो सीवी की वैल्यू आई, सीवी की वैल्यू आई वो क्या आई, आर अपॉन में आर गामा अपॉन गामा माइनस वन। माइनस। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में, कौन सी में, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट कर दिया। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पे सीवी की जगह एन आर, यहाँ पे सीवी की जगह आर अपॉन गामा माइनस वन, एन पहले से ही था, इंटू डी टी इक्वल टू माइनस एनआरटी। एनआरटी कैसे लिख दिया, पी इज इक्वल टू क्या होता है, पी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी आ गया। जरा ढंग से लिख दो एक बार, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी की वैल्यू एन आर टी बाय वी। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एन आर टी बाय वी लिख दिया। फिर हमने इसको जो है काट दिया, एन आर से एन आर, तो हमारे पास क्या आ गया, अब हमने कर दिया इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये टी इधर आया, यहाँ पे जो टी बच गया था, एनआर ही तो कटा है, टी तो बचा हुआ था, यहाँ पे जो टी बच गया इधर आके 1/t बन गया, और यहाँ पे जो हमारे पास वी था वो भी बच गया था, वो 1/v रह गया। गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, वो इधर आ गया बाहर, इधर से मल्टीप्लीकेशन में गया। तो हमारे पास देखो, मैंने पहले भी पिछली क्लास में बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x with respect to x will give us log x, No, नेचुरल yes. लॉग। और इंटीग्रेशन ऑफ log x with respect to x will give us 1/x। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t with respect to dt, तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग dt।